क्या नाम था टॉपिक का? बिहेवियर ऑफ वेव्स। अच्छा, बिहेवियर ऑफ वेव्स में हमने पहला पढ़ लिया था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इस पर बात हमने कर ली थी आपसे। और आज बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव किसे कहते हैं। क्या बात होगी? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ये समझ लें कि नंबर 2 बिहेवियर। मौजों का तदाखुल। दखल अंदाजी, मौजों की आपस में दखल अंदाजी। इसका मामला कुछ इस तरह से था, याद करें। हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाई नहीं, और फिर 2 पल्सेस पैदा की थी, याद कीजिए। एक पल्स यहाँ पैदा की थी ऐसे, दूसरी पल्स इधर थी। अब वो बात थोड़ी सी रिपीट होगी। दिस इज पल्स ए का नाम दिया था ना इसको, पल्स ए, और दिस वाज पल्स बी। ये स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग, और ये 2 सपोर्ट्स थी। इन सपोर्ट्स के बीच में इसको क्लैम्प कर दिया था आपने स्ट्रिंग को, याद करें। आपके पास डायग्राम बनी हुई है मेरा ख्याल है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे बताया था कि जो पल्स है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मेन पोजीशन से क्या नाम दिया था इसको? y1, और इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है डेट वाज y2। अब देखिए होता क्या है, बहुत ही आसान सी बात है। होता ये कि पल्स ए इस तरफ मूव कर रही है, जिसने आपने एक रस्सी ली, रस्सी में एक जड़ दें आप, रस्सी का एक सिरा बांध दें और दूसरा सिरा आपके हाथ में उसको जड़ दें। इस तरह से जैसे आप जड़ देंगे तो क्या होगा, सब रस्सी सांप की तरह लहराती हुई आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी क्रेस्ट पैदा हो जाएगा। एक सिंगल क्रेस्ट पैदा होगा जो रस्सी के ऊपर मूव करता चला जाएगा। जिस तरह पानी के अंदर लहर पैदा होती है तो आपने देखा होगा लहर मूव करते हुए आगे बढ़ती है। तो अगर सिंगल क्रेस्ट हो तो इसको पल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो ये जो पल्स है ये मूव करती चली जाएगी, और जहाँ जहाँ से पल्स मूव करेगी वो मीडियम पार्टिकल्स को y1 डिस्प्लेस करती चली जाएगी। याद रखिएगा, मीडियम पार्टिकल यानी रस्सी के ज़रात y1 डिस्प्लेस हो जाएंगे। जब ये आगे जाएगी तो वो y1 डिस्प्लेस हो जाएंगे, फिर आगे जाएगी, यानी जैसे जैसे आगे मूव करेगी तो मीडियम पार्टिकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होते चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये पल्स ए का मामला है, टू द राइट मूव कर रही है, और पल्स भी क्या कर रही है? टू द लेफ्ट मूव कर रही है, और उसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है डेट इज़ y2। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरेगी तो मीडियम पार्टिकल को y2 डिस्प्लेस करती चली जाएगी। इस डेट क्लियर? तो ये आपने 2 पल्सेस पैदा कर दी, 2 लहरें पैदा कर दी, एक लहर यहाँ से और एक अपोजिट डायरेक्शन से। अब दोनों लहर बीच में आके मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों पल्सेस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे। क्या करेंगी? दखल अंदाजी करेंगी, एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। जब ये दोनों पल्सेस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो इस फेनोमेना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या कहा जाता है? 2 वेव्स का आपस में दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना, उसे इंटरफेरेंस का नाम दिया गया, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम दिया गया है। अब होता ये है कि जब 2 वेव्स इंटरफेयर करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, तो जो नई वेव बनती है या तो उसका एम्पलीट्यूड हायर हो जाता है या उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। 2 बातें होंगी, या तो जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर बड़ा हो जाएगा, या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो पहली सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दूसरी सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे होता है। देखिए फ़र्ज़ कर लें कि y1 है 3 सेंटीमीटर, मिसाल दी थी ना आपको, याद करें, और y2 भी 3 सेंटीमीटर ले लें। क्या ले लें? 3 सेंटीमीटर। जब ये दोनों पल्सेस एक साथ पहुँचेंगी बीच में तो बताइए जो मीडियम पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? गौर करें, जहन पे जोर डालें। ये जहाँ जहाँ से गुजर रही है 3 सेंटीमीटर मीडियम पार्टिकल को उठा रही है, ये पल्स भी 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठा रही है। दोनों पल्सेस एक साथ पहुँची बीच में, तो मीडियम पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? कल 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अभी लास्ट वीक तो पढ़ा मेरा ख्याल है। कुछ इस तरह का मामला होगा।
ये है ए प्लस बी, दोनों पल्सेस यहाँ मिल जाएंगी। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई नेट इज इक्वल टू वॉट, Y1 प्लस Y2, दोनों के सम के बराबर होगा। तो आपने देखा दोनों पल्सेस ने मिलकर इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा बोलिए, 6 सेंटीमीटर। यानी दो क्रेस्ट एक दूसरे पर सुपरपोज होंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों के सम के बराबर हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि एक का क्रेस्ट हो और दूसरी का ट्रफ हो, ये भी तो हो सकता था। एक का क्रेस्ट आ रहा हो और दूसरी का क्या आ रहा हो, ट्रफ आ रहा हो। यानी सिचुएशन इस तरह की भी हो सकती थी। गौर कीजिए ज़रा फिर से। अगर फर्ज कर लें यहाँ से क्रेस्ट जा रहा है और यहाँ से ट्रफ आ रहा है, अब क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट Y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, Y2 है। यानी ये इस तरफ मूव कर रही है पल्स, ये क्रेस्ट मूव कर रहा है इस तरफ, और यहाँ पे ट्रफ है जो इस जानिब मूव कर रहा है। तवज्जो रहे बड़ी, ये पल्स B समझ लें आप इसे। तो ये क्रेस्ट हो गया, दिस इज क्रेस्ट, और ये क्या हो गया, सिंगल ट्रफ। तो क्रेस्ट आपने इस तरफ मूव कराया, ट्रफ इस तरफ मूव कराया। Y1 डिस्प्लेसमेंट फर्ज कर लें 3 सेंटीमीटर है और Y2 डिस्प्लेसमेंट भी 3 सेंटीमीटर है। जब ये दोनों पल्सेस बीच में पहुंचेंगे तो क्या होगा बताइए। अब इनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले तो कितना हो गया था, 3 + 3 ऐड होकर 6 सेंटीमीटर हो गया था। इसने 3 सेंटीमीटर उठाया था, पल्स ए ने भी, पल्स बी ने भी ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया था। यहाँ क्या होगा, पल्स ए ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगी और पल्स भी उस लम्हे क्या करेगी, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेगी। तो क्या होना चाहिए फिर, दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे। तो मीडियम पार्टिकल ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे। कुछ अपराध इधर रस्सा खींच रहे हो, कुछ अपराध वहाँ रस्सा खींच रहे हो, अगर दोनों तरफ फोर्सेस सेम हो तो रस्सा कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। तो सेम एम्पलीट्यूड के क्रेस्ट और ट्रफ जब सुपरपोज होते हैं तो जो नई रिजल्टेंट वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। यूँ समझ लो कि दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं या ज़ाइल कर देते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव। तो अब जब नई वेव बनेगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नई लाइन से देखें, डेफिनेशन लिखे इसकी, when two waves superpose on each other, then amplitude of resultant wave increases or decreases. This phenomenon is called superposition principle, interference of waves। क्या कहते हैं इसे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम दिया गया। डेफिनेशन लिख लें। अच्छा, बुक दीजिएगा मुझे, फिजिक्स की बुक लाई हो, कोई बात नहीं, इनके पास हो। जी, जी। तो इस अमल को इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम दिया गया है। अब हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। क्या टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइम हमारे पास इतना नहीं होगा, लिहाजा तेज़ी के साथ। देयर आर
two types of interference of waves. एक कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा कहलाता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटर। अब हेडिंग डालें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहली हेडिंग क्या होगी आप बोलो? इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा अभी बताया, जब क्रेस्ट पर गिरेगा और ट्रफ पे गिरेगा। When crest falls on crest or trough of two waves, of two different waves, then the amplitude, या डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ना एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड resultant wave increases. This phenomena is called constructive interference. Constructive interference यानी क्रेस्ट पे गिरे, जिस तरह यहाँ मिसाल दी थी आपको, या ट्रफ पे गिरे, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, नई वेव बड़ी हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। यानी यहाँ पर क्या हुई है, तामीर हुई है, सारे दोनों वेव्स ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट किया है। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नंबर 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, ये भी अब समझा दिया कि जब क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा, क्रेस्ट ट्रफ से टकराएगा, सुपरपोज होगा, तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स on the trough of other wave, then the amplitude of resultant wave decreases. Amplitude of resultant wave decreases. This phenomena is called destructive interference. This phenomenon is called destructive interference.
एक रात में मेरा ख्याल है लेट नाइट रात के 1 बज रहे होंगे या 1:30 बज रहे होंगे या 1:45 का टाइम होगा। मैं अपने कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़। सर्दियों के दिन थे, ज़ाहिर है सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि पंखे बंद होते हैं, आपको पता है, तो रूम के अंदर बिल्कुल किसी किस्म का जो है शोर शराबा नहीं होता। आपके बेडरूम में जहाँ आप सो रहे होते हैं, तो एक आवाज़ आ रही थी नात पढ़ने की। कहीं पे महफिल नात हो रही होगी, तो नात ख्वाह जो है ना खुशहाली के साथ नात पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल आहिस्ता से एक आवाज़ आ रही थी नात की। फिर वो सुनाई देती थी आवाज़, फिर सुनाई नहीं देती थी, चली आती थी आवाज़, फिर सुनाई देती थी, फिर सुनाई नहीं देती थी। तो मैं हैरान हो गया कि ये तो आवाज़ है, इसको मुसलसल आना चाहिए। कभी आवाज़ कानों में आ रही है, उसी लम्हे आवाज़ गायब हो गई, फिर अगले लम्हे आवाज़ आ रही है, फिर गायब हो गई। ये आखिर क्या मामला हो रहा है? या तो मुसलसल आवाज़ आती रही, क्योंकि जो नात ख्वाह है वो तो नात पढ़ रहे हैं मुसलसल, उनके बीच में गैप नहीं है। लेकिन मेरे कान जब उस आवाज़ को सुन रहे हैं तो गैप के साथ क्यों सुन रहे हैं? कभी सुनते हैं आवाज़ आती है, कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। पहली मिसाल, इसको आप इंटरफेरेंस से समझ सकते हैं। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस। जब आवाज़ की मौजों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्रैश पे गिरता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आपको आवाज़ आने लगती है। और जब आवाज़ की दो मौजों में एक का क्रैश दूसरी की तरफ से टकराता है, तो क्या होता है? रिजल्टेंट वेव ज़ीरो हो जाती है, तो फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती। नहीं समझे बात को? तो वहाँ पे कौन सा अमल हो रहा था रूम के अंदर? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव हो रहा था। यानी जो महफिल ना से जो नात की आवाज़ आ रही थी, खुशहाली की आवाज़ आ रही थी, उसमें मुसलसल कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। इज दैट क्लियर? एक और मिसाल याद आई, आपने देखा होगा रात के वक्त जब हम सितारे देख रहे होते हैं, एक सितारा आप गौर से देख लें, कभी वो नज़र आता है, कभी नज़र, फिर वो एक लम्हे नज़र आता है, फिर गायब। हालांकि सितारा वहाँ पर मौजूद होता है लेकिन नज़र नहीं आता। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसकी तौजीहात पेश की जा सकती है। इसकी एक तौजीह तो इंटरफेरेंस वो है, हाँ क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और दूसरा रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा? नहीं, ये नहीं पढ़ा, अभी तो आप पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन की रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो रास्ते से हट जाती है। एक रीज़न तो इसका ये हो सकता है रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ये हम पढ़ेंगे आइंदा किसी चैप्टर में। लेकिन एक रीज़न इसका हो सकता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का भी। यानी रोशनी की जो मौजें हैं, सितारे से रोशनी आ रही है, अगर उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको सितारे की चमक नज़र आएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वो चमक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट भी वेव पर मुश्तमिल है, जिस तरह आवाज़ वेव पर मुश्तमिल है। तो आपने देखा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह मुख्तलिफ वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला बिहेवियर ऑफ वेव था, किसके हवाले से? इंटरफेरेंस के हवाले से। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। दो मिसालें आपको दे दी, अपनी ज़िंदगी से दे दी, कंस्ट्रक्टिव की भी और डिस्ट्रक्टिव की भी, राइट। इसकी एक मिसाल और भी थोड़ी सी माबादी तबियात के हवाले से, यानी मेटाफिजिक्स के हवाले से भी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर आपको एक टॉपिक समझाया जा रहा है, आपका दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा है, टीचर का दिमाग आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो आपके और टीचर के दिमाग के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, कौन सा इंटरफेरेंस हो जाए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिमाग की लहरों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो जो बात समझाई जा रही है उस बात को आपका दिमाग फ़ौरन कबूल करना शुरू कर देगा या समझना शुरू कर देगा। और अगर लहरों के बीच में, मेरे दिमाग की लहर और आपकी दिमाग की लहरों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी समझ में बात नहीं आएगी। और बिलामुम ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि दिमाग की लहरें बिलामुम आपस में मैच नहीं कर पाती, और ऐसा भी होता है कि मैच कर जाती हैं। जब मैच कर जाए तो एक एक बात बिल्कुल डिट्टो कॉपी समझ में आ रही होती है, और जब मैच नहीं करती तो आसान बात भी समझ में नहीं आती। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर घर में कोई मामला हो सकता है, कोई गमी का माहौल हो सकता है, कोई दीगर कोई वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग वहाँ लगा हुआ है, क्लास में दिमाग आपका मौजूद नहीं है। यानी आप बज़ाहिर क्लास में मौजूद है लेकिन आपका जहन हाजिर। तो क्लास में मौजूदगी के साथ जहन भी हाजिर होना ज़रूरी है। फ़कत आपके क्लास में मौजूद होने से मसला हल नहीं होगा। जब आपका जहन ही हाजिर नहीं है तो फिर मसला कैसे हल होगा? इस डेट क्लियर? तो जहन की हाज़िरी के लिए ज़रूरी है कि दिमाग की लहरों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, उसके बगैर भी बात बनती नहीं है। इस डेट क्लियर? ये जो मिसाल दी है ये फ़िज़िक्स की नहीं है, ये किसकी है? मेटाफिज़िक्स की है। फ़िज़िक्स से अलग भी एक दुनिया है, उसे कहते हैं
मेटाफिजिक्स। इज गेट क्लियर? अब आप सोच रहे हैं बैठे बैठे आपके जहन में एक लहर आई, आप सोच रहे हैं कि काश मेरा वो दोस्त आ जाए, आपका उससे मिलने को जी, आपका कोई रिलेटिव था, कोई रिश्तेदार था, आपकी कोई फ्रेंड थी, फ़र्ज़ कर लें बचपन की कोई सहेली थी, आपके जहन में उसका ख्याल आया, वो ख्याल बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, अगले दिन पता चला कि वही फ्रेंड आपकी आ गई आपके घर में, या आपका दोस्त आ गया। ये क्या है? दिस इज़ मेटाफिज़िक्स। इसको क्या कहते हैं? छोड़ें, कहीं और चले जाए।